भाई भवानी प्रताप चेयरमैन जी, भाई सुरेंद्र पूनिया जी जो हमारे जादरी जिला के अध्यक्ष हैं, श्रीमती आदरणीय शशि परमार जी पूर्व विधायक, बड़े भाई आदरणीय ठाकुर विक्रम सिंह जी, आदरणीय ओमवीर सिंह तंवर जी, भाई वीरेंद्र कौशिक जी, आदरणीय सभी सम्मानित मंच हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। और दोबारा से मैं आदरणीय हमारे देश के रक्षा मंत्री, वो रक्षा मंत्री जब वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं तो पाकिस्तान डर जाता है, चीन की तरफ देखते हैं तो चीन दब जाता है। ऐसे मजबूत भारत देश के रक्षा मंत्री हमारे मध्य पहुंच चुके हैं। उनका हम भिवानी की इस पावन धरती पर पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भारत माता की। धन्यवाद दीपा जी, जो आपने इन्होंने इतना संक्षिप्त में बताया, व्याख्यान अपना रखा और हमारे बीच में मंच पर उपस्थित हमारे यशस्वी रक्षा मंत्री जी महोदय, आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रत्येक विधानसभा और प्रत्येक लोकसभा चुनाव में इतना आपसे स्नेह रखते हैं और आप भी इतना स्नेह रखते हैं, यहाँ पर पहुंचे हैं। इनके लिए यहाँ पहुंचने पर हमारे बीच में हमारे माननीय वित्त मंत्री जी श्री जयप्रकाश दलाल जी भी यहाँ पहुंचे हैं। आपका भी यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमती अनीता मलिक जी हैं हमारे बीच में, चेयरपर्सन है जिला परिषद की, और राज्य मंत्री विशंबर सिंह जी वाल्मीकि हैं, आप भी हमारे बीच में पहुंचे। आपका पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आग्रह करूंगा, हमारे बीच में राज्य मंत्री भाई विशंबर वाल्मीकि जी बड़े भाई हमारे मध्य पहुंच चुके हैं। मैं आदरणीय शशि परमार जी से आग्रह करूंगा आप आए और स्वागत भी करें और अपने विचार भी रखें। बहुत ही आदरणीय हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, हमारे इस इलाके में हमारे बहुत मजबूत मंत्री वित्त मंत्री जेपी दलाल जी, भाई विशंबर वाल्मीकि जी, हमारे जिले के अध्यक्ष भाई मुकेश गौड़ जी, घनश्याम जी, विक्रम सिंह जी, सभी नेतागण, मैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने हमारे इस इलाके में आए हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं, तुसाम की तरफ से अभिनंदन व्यक्त करता हूं। और मैं राजनाथ जी के बारे में बताऊं, सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात है, चाहे इसमें कोई दो राय नहीं। जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो मोदी जी का नाम इनकी अध्यक्षता में ही प्रधानमंत्री के लिए रखा गया और इनके ये एक पारखी नेता हैं। हम इनके जब से ये कृषि मंत्री वाजपेयी जी के साथ थे, चाहे पीछे गृह मंत्री रहे और अब भी रक्षा मंत्री हैं लगातार। मैं आभारी हूं राजनाथ सिंह जी का, रक्षा मंत्री जी का, इनका विशेष आशीर्वाद रहता है। और पीछे भी मेरे तुसाम विधानसभा चुनाव में मैं आभारी हूं जो इनके कैरू में आए और इनके आशीर्वाद से जो मजबूती भारतीय जनता पार्टी को मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं। इनका आशीर्वाद हमेशा समाज पे रहा है। मैं आभारी हूं राजनाथ जी का। धर्मवीर जी के चुनाव में ये 2 बार आए, दोनों बार धर्मवीर जी पहले चुनाव में भी दूसरे में विजयी हुए, तो ये मान सकते हैं तिवारा भी हमारे राजनाथ जी रक्षा मंत्री हैं, समाज के शीर्ष नेता हैं और इनका नेतृत्व समाज स्वीकार करता है भिवानी और आसपास, तो इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं। भाई धर्मवीर जी अब के बार राजनाथ जी के आने से और ज्यादा वोटों से विजयी होके मोदी जी की टीम में रहेंगे। मैं आभारी हूं। तुसाम विधानसभा के हमारे सभी ये सरपंच भी आए हुए हैं, इसमें वो भी स्वागत करना चाहते हैं। चाहे बादलवाड़ा से भाई अनिल जी है, बिल्लू पूर्व सरपंच है, गजेंद्र छपार, सुग्रीव जी बापोड़ा से और भानगढ़ से हमारे जिला परिषद के चारों मेंबर, चाहे नरेंद्र चौहान, देवराड़ा, श्वेता, कैरू, भवानी और ये सारी की सारी टीम आई हुई है, तो मैं समाज की तरफ से भी इनका अभिनंदन व्यक्त करता हूं।
और भाई ये चाहे भिवानी की सारी सरदारी है, भाई हमारा भवानी प्रधान है, इलाका सारा स्वागत, राजपूत समाज आपके साथ है और इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं भाई समाज की ये बात है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि चाहे समाज सारा राजनाथ जी के नेतृत्व में है, भ्रांतियां फैलाते हैं जरूर कि भाई ये हो गया तंवर सरदारी, ये होगी और होगी, लेकिन एक तरफा राजपूत समाज राजनाथ जी मोदी जी की मजबूती के लिए आपके मार्गदर्शन में मजबूती से सारा समाज धर्मवीर के साथ, धर्मवीर जी को तिबारा से उनको फिर से तिबारा से सांसद बनाने का काम करेगा। ये समाज की जन भावना धर्मवीर जी के साथ मैं आभारी हूं। राजनाथ जी जब भी आए उन्होंने, धर्मवीर जी हमारे सांसद भी आगे हैं, वो 2 बार एमपी राजनाथ जी की आशीर्वाद रहा और अब तिबारा भी राजनाथ जी के आशीर्वाद से, धर्मवीर जी तिबारा से, और ये सारा राजपूत समाज और सारा इलाका राजनाथ जी आपके और धर्मवीर जी के साथ खड़ा हुआ है। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। भारत माता की, भारत माता की। आप सबको पता है कि आज हमारे बीच में केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी आप सबसे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई चौधरी धर्मवीर सिंह के पक्ष में मतदान की अपील करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और आप सब इस बात से वाकिफ हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 वर्षों में बेहतरीन देश में काम किया है और माननीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में सीमाएं जिस तरह से सुरक्षित हुई है वो आप सबके जेहन में है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय राजनाथ सिंह जी का स्वागत, अभिनंदन करें। और मैं हरियाणा सरकार में वित्त मंत्री भाई जेपी दलाल जी, हमारे प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह जी, दोनों हमारे विधायक भाई बिशंबर जी, घनश्याम जी से निवेदन करूंगी और साथ में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई मुकेश गौड़ जी कि आप सब आए और माननीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत भूखे हुए पगड़ी के साथ करें। और आपके तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि आज हमारे बीच में हिंदुस्तान की वो शख्सियत हैं जो 2 बार भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहकर के भाजपा का नेतृत्व कर चुके हैं। केंद्र में वो माननीय अटल जी की सरकार में भी मंत्री रहे हैं। ऐसी शख्सियत माननीय राजनाथ सिंह जी आपके बीच में पहुंचे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय जी का स्वागत, अभिनंदन। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष भाई मुकेश गौड़ जी से उनके अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए और स्वागत शब्दों के लिए उनको मंच पर आमंत्रित करती हूं। आए और माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का स्वागत और अभिनंदन करें। धन्यवाद बहन मीना परमार जी। बोलो भारत माता की। धन्यवाद। आज हम सब परम आदरणीय भारत देश के रक्षा मंत्री, जिनके नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने लंबा मुकाम हासिल किया, आपके रक्षा मंत्री बनने के बाद में भारत की सेना, भारत देश की सेना का मनोबल बढ़ा। ऐसे परम श्रद्धेय आदरणीय राजनाथ सिंह जी का हम भिवानी की पावन पवित्र धरा पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मंचासीन भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से सांसद और हमारे कैंडिडेट परम आदरणीय चौधरी धर्मवीर सिंह जी, हरियाणा सरकार में वित्त मंत्री आदरणीय चौधरी जेपी दलाल जी, हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री भाई बिशंबर वाल्मीकि जी, हमारे यहां से विधायक आदरणीय घनश्याम दास सर्राफ जी,
शशि रंजन परमार जी, ठाकुर विक्रम सिंह जी, बहन मीना परमार जी, छोटे भाई और भिवानी नगर परिषद के चेयरमैन भाई भवानी प्रताप सिंह जी, हम सब आपका यहां पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मान्यवर, थोड़ी सी हमारे बीच में मिसकम्युनिकेशन हो गया। हमारे पास टाइम रैली का 4 बजे का आया था। कार्यकर्ताओं में बड़ा जबरदस्त उत्साह और स्नेह, आपके प्रति जो सम्मान है वो ये दर्शाता है कि 47 डिग्री टेम्परेचर में भिवानी की जनता आपको सुनने के लिए पिछले 1 घंटे से बैठी है। ये थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हमारे बीच हो गया, अन्यथा यहां पर और भी ज्यादा भीड़ आपको देखने को मिलती। मैं ज्यादा लंबा समय ना लेते हो क्योंकि चुनावी समय है। आज चुनाव से कल प्रचार बंद हो जाएगा, आखिरी दिन है प्रचार से पहले का। आपको और भी जनसभाओं में जाना है। मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से आपका इस धरा पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद गौड़ साहब, आपका बहुत बहुत। मैं आग्रह करूंगा भिवानी के मेयर आदरणीय भवानी प्रताप जी से, वो भी आए और अपने विचार रखें। आने वाले वक्ताओं से मेरा आग्रह है वो मंच पर भारत माता की, भारत माता की। हमारे भारतवर्ष के बहुत ही यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, सम्मानित मंच, उपस्थित सभी, इस छोटी काशी की हमारे देवतुल्य पिता तुल्य से बुजुर्गन, देवतुल्य प्रजा, देवतुल्य जनता और देवतुल्य इस सभी भीड़ को मैं बहुत बहुत नमन करता हूं, आपका प्रणाम करता हूं। आपका उत्साह और साहस देखकर आज निश्चित रूप से हम भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की जीत पर मोहर लगा चुके हैं। ये आपने सुनिश्चित कर दिया है, आपकी इस भीड़ ने ये तय कर दिया है। मैं आदरणीय रक्षा मंत्री जी को भिवानी पहुंचने पर उनका स्वागत और अभिनंदन भी करता हूं। साथ साथ में आप सबका तरफ से एक विश्वास भी दिलाता हूं कि भिवानी विधानसभा की तरफ से हम 9 की 9 विधानसभाओं से इस लोकसभा के अंदर भारी मतों से, रिकॉर्ड मतों से इस लोकसभा जीत को जिताकर भेजेंगे। आप सबसे हम यही उम्मीद और आशा अपेक्षा करते हैं। आप सब इस भीषण गर्मी के अंदर यहाँ पहुंचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं आग्रह करूंगा ठाकुर विक्रम सिंह जी से, आप आए और अपने विचार रखें। आने वाले वक्ताओं से मेरा आग्रह है प्लीज आप समय का ध्यान रखें। आदरणीय राजनाथ जी करके और सम्मानित मंच करके चलाएं आप। माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री भारत सरकार, भाई धर्मवीर सिंह जी, जेपी दलाल जी और सम्मानित मंच, आज बहुत ही खुशी की बात है कि माननीय जी यहाँ पर आए हैं। और वैसे तो धर्मवीर जी हम सभी मानते हैं कि जब भी आपके यहाँ पर चरण पड़े हैं जिस भी चुनाव में, और जब भी आप आए हैं तो भिवानी के अंदर जीत हुई है। दोनों बार धर्मवीर जी के चुनाव में आप आए वो जीते, घनश्याम जी के चुनाव में आए वो जीते। माननीय राजनाथ सिंह जी का 50 वर्ष का राजनीतिक जीवन है। मैं तो माननीय जी एक बात कहना चाहता हूं कि आज एक बखेड़ा कुछ लोगों ने किया या फैलाया गया है कांग्रेस के द्वारा कि राजपूत को संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। हम आपको गारंटी देते हैं कि 95% राजपूत पूरे हरियाणा के अंदर और विशेष तौर पर भिवानी के अंदर यह आपको बीजेपी को पहली वोट देता रहे, और इस बार भी 95% से एक भी वोट कम नहीं आएगा। इस बात का मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। हम तो यहां तक भी सोचते हैं कि हम तो राजपूत हैं और आप राजनाथ हैं, मतलब हमारे राजपूतों के नाथ आप हैं। आपका तो दिल्ली बैठे का भी अगर आदेश हमें समझ में आ जाता है, पता लग जाए, तो हम उसी की अनुपालना करते हैं। और आज तो आप स्वयं यहाँ पर आए हैं तो हम आपको पूरा वादा दिलाते हैं कि पूरा समाज ही नहीं बल्कि 36 बिरादरी को लेकर हमारा समाज यहाँ पर चलता है। 36 बिरादरी को साथ लेकर भाई धर्मवीर जी को 4.5 लाख मतों से जिताएंगे और पूरे के पूरे 10 हरियाणा के अंदर 10 कमल के फूल हैं और आपकी झोली में डालते हैं और आप ले जाकर चाहे बेहिचक मोदी जी को बता देना कि हरियाणा के अंदर होकर आया हूँ, इतना जोश है,
10 के 10 कमल के फूल आपकी झोली में पड़ने वाले हैं। इतना ही कहकर मैं सभी आए हुए साथियों से भी कहूंगा कि एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल का बटन दबाकर आप जीते बताना। बस एक दो लाइन में कहना चाहता हूं कि आज भी जैसे राहुल गांधी बोल रहे हैं कि खत्म हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन तो खत्म करने वाले कौन थे? इंदिरा गांधी थी, सोनिया गांधी ये हैं। किस प्रकार से देश में आपातकाल लगाया था, माननीय जी स्वयं भी 24 वर्ष की उम्र में पूरे मिसा में बंद रहे 19 महीने। और माननीय जी मैं एक बात विशेष तौर पर बताना चाहता हूं कि हमारे घर से भी मेरे पिताजी ठाकुर वीर सिंह, मेरे चाचा जी छोटे नरेंद्र सिंह एडवोकेट, मेरे छोटे भाई उसमें 11वीं क्लास में पढ़ते थे ब्रह्मजीत सिंह, और मेरे चाचा जी की बेटी जितेंद्र सिंह। पूरे देश में 4 व्यक्ति हमारे घर से 19 महीने में समय बंद रहे। 19 महीने में बंद करने के बाद भी ये कहते हैं कि अब लोकतंत्र खत्म होगा। लोकतंत्र तो इन्होंने खत्म किया था। किस प्रकार से सारा देश जानता है। नसबंदी किस प्रकार की थी उस समय कि चाहे 17 साल का बच्चा हो और चाहे 90 साल का बूढ़ा हो, बस रोक के पकड़ के लेके नसबंदी कर ली। इसलिए मैं आप सबसे यही प्रार्थना करूंगा, इस कांग्रेस से बचकर रहो और आपका एक एक वोट कमल के फूल में जाना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद विक्रम भाई साहब, आपका बहुत बहुत। मैं भिवानी के विधायक आदरणीय बड़े भाई घनश्याम सराफ जी से आग्रह करूंगा, आप आए और अपने विचार रखें। एक दुलारा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, दुनिया में बेजोड़ अनोखा भारत देश महान, भारत देश महान। माननीय विधायक जी, आज हमारे बीच में आए हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, और उन्होंने जब भी भिवानी में कदम रखा है जीत सदैव मिलती रही है। चाहे मैं जीतता हूँ चाहे विशंबर, सबकी जीत का एक ही प्रमाण है। तो हमारे बीच में आज आए हैं, मैं इनका स्वागत करता हूँ, आभार करता हूँ कि इन्होंने जो काम हमारे लिए किया है वो आगे भी करते रहें। देश की सीमाओं पे आपको बार बार खड़ा देख के हर्ष होता है कि हमारे ऐसे नेता हैं जो देश की सीमाओं पे भी जाते हैं। हमारे कैंडिडेट चौधरी धर्मवीर सिंह जी, लोकसभा के उम्मीदवार, जयप्रकाश दलाल जी, कैबिनेट मंत्री, वित्त मंत्री, क्योंकि वित्त की पोजीशन इनके आने से ही सुधरती है। हमारे विशंबर भाई, ये हमारे राज्य मंत्री हैं और काम इनका बहुत एक्सपर्ट के रूप में जाना जाता है। जब से इनको पद मिला है ये बार बार में अपने अन्य प्रदेशों में भी जाके हमारी हवा बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे विशंबर वाल्मीकि जी, हमारे भिवानी के जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ जी, भवानी प्रताप जी, मैडम तोसाम से मलिक जी, अभी हमारी मीना परमार जी, शशि रंजन परमार जी, ये हमारे बीच में बैठे हैं। मैं मंच पे बैठे सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपके आने से इस मेले में, जिस प्रकार से मेला होता है, छोटा मेला होता है, उसी प्रकार की 36 शिवरात्रि के भाई बहन यहाँ पे बैठे हैं। उन सब का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और इस चुनाव में राजनाथ सिंह जी ने आधी विधानसभा मेरी डोर टू डोर करके क्लियर कर दी है और सबसे अधिक मतों से भिवानी से जिताने का काम हम लोग करेंगे और आपका आशीर्वाद रहेगा तो आगे भी हम बढ़ते चलेंगे। मैं आपके चरणों में वंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद विधायक जी। हमारे बीच में अनीता मलिक जी, जिला परिषद की चेयरमैन, आदरणीय डालू तंवर जी महेंद्रगढ़ से, वो भी हमारे मध्य पहुंचे, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हमारे बीच में राज्य मंत्री बड़े भाई विशंबर वाल्मीकि जी, उनसे आग्रह करूंगा आप आए और अपने विचार रखें। आदरणीय विशंबर वाल्मीकि जी। भारत माता की बयानी वाली आवाज दिखा दो अगर माननीय जी आए हुए हैं। भारत
माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस छोटी काशी नगरी भिवानी में पहुंचे हिंदुस्तान की एक ऐसी शख्सियत जिनका पूरे विश्व में एक प्रकार से अलग से अपनी पहचान है, और आज हमारे बीच में यहां आए हैं भारत सरकार में रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी, और मंच पर उपस्थित भिवानी से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी, जो लोकसभा भिवानी से प्रत्याशी भी हैं, और हमारे बीच में मंच पर उपस्थित सरकार में वित्त मंत्री जेपी दलाल जी, और मेरे बड़े भाई भिवानी से 3 बार विधायक रहे घनश्याम सर्राफ जी, भिवानी जिला के बहुत ही जुझारू कर्मठ जिला अध्यक्ष भाई मुकेश गौड़ जी, सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठी देवतुल्य जनता, मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छाकार पत्रकार मित्रों, सबसे पहले तो मैं यहां भारत सरकार में रक्षा मंत्री हैं श्रीमान राजनाथ सिंह जी का यहां पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं 1-2 बात कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं बताना चाहूंगा माननीय जी को, क्योंकि जब जब माननीय जी यहाँ भिवानी में और इसी स्थान पर आए हैं तो ये भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई है, और ये मेरे सामने बैठी देवतुल्य जनता इस बात की गवाही भी दे रही है कि फिर से यहां से चौधरी धर्मवीर सिंह जी जीतने वाले हैं, और केंद्र में तीसरी बार श्रीमान नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। आप लोगों की गारंटी मुझे बता रही है। माननीय जी, आपने और भी आगे जाना है, मैं 1-2 नारा लगा करके जनता से अपील करूंगा। अब की बार दोनों हाथ उठा करके हम हैं मोदी का परिवार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विशंबर जी। मैं अब हमारे हरियाणा सरकार में वित्त मंत्री आदरणीय बड़े भाई श्री जेपी दलाल जी से आग्रह करूंगा, वो उस वर्ग के साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं जो धरती माता का सीना पाड़ करके अन्न पैदा करने का काम करता है, और आपकी जितनी प्रशंसा करूं मैं उतनी कम है। आदरणीय बड़े भाई जेपी दलाल जी। इस वीरों की भूमि में सैनिकों की तरफ से, सैनिक परिवार की तरफ से मैं हमारे देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे सांसद भाई धर्मवीर जी के चुनाव के लिए आशीर्वाद देने आए। और ये मैं राजनाथ सिंह जी को बताना चाहता हूं कि धर्मवीर जी तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीत रहे हैं, और आपके यहाँ पहुंचने से ये जीत लाखों में होने जा रही है, ऐसा आपने आशीर्वाद दिया है। ये वीरों की भूमि है, सैनिकों की भूमि है। राजनाथ सिंह जी, सारे लोग जानते हैं कि 2014 से पहले कश्मीर के अंदर वर्दी में हमारे सैनिक होते थे, उसको पत्थर मारे जाते थे, बॉर्डर पर लगातार फायरिंग होती थी। और जब से राजनाथ सिंह जी से वो बने हैं रक्षा मंत्री, पाकिस्तान की गोलियां समाप्त हो गई हैं, पाकिस्तान के पास नुक्स नहीं है, और वो भिखमंगिया बना दिया गया है। मैं तो एक ही चीज कहता हूं कि आप रक्षा मंत्री के तौर पर जो इस सैनिकों की मांग है, जो देश की मांग है, पाकिस्तान वाले कश्मीर को भारत में मिलाएंगे, ऐसा यहाँ के लोग आपसे अपेक्षा रखते हैं, ऐसा भारत के लोग, काशी के लोग, हरियाणा के लोग आपसे अपेक्षा रखते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब जब आपने यहाँ आशीर्वाद दिया, यहाँ के वीर लोगों ने, यहाँ के मतदाताओं ने हमेशा आपकी बात को माना है, और मुझे पूरा भरोसा है इस बार भी यहाँ के लोग आपके आशीर्वाद से भाई धर्मवीर को तीसरी बार लोकसभा में भेजेंगे, भारी बहुमत से जिताएंगे।
इतनी बात कहकर के मैं आपका धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की। एक बार दोनों मुठ्ठियां बीच करके भारत माता की। और इसी गूंज के साथ में मैं निवेदन करना चाहता हूं, तीसरी बार के प्रत्याशी और वर्तमान में हमारे सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी को, जो हमारे बीच में बैठे हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि एक बार मंच पे आकर करके अपने विचार रखें और जनता को संबोधित करें और वोटों की अपील करें। देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी और मंच पर विराजमान माननीय दलाल साहब, विशंबर जी, घनश्याम जी, भाई शशि परमार जी, ठाकुर विक्रम सिंह जी, अभी हमारी स्टेज के ऊपर बैठे सभी नेता साहिबान, यहाँ पर उपस्थित सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों और बच्चों, देखिए मैं कितना खुशकिस्मत हूं, मेरे को शामिल भी आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने ही पार्टी में करवाया था। और केवल शामिल नहीं करवाया, जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राजनाथ सिंह जी, पहली बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की आज से 10 साल पहले। और जब जब ये यहाँ पर चुनाव के लिए मेरे लिए आते हैं, मेरा आंकड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है, आप लोगों का हौसला बढ़ जाता है इस पावन धरती पर। तीनों चुनाव में आज ये तीसरा चुनाव है और ये भी एक हैरानी की बात है कि आदरणीय राजनाथ सिंह जी दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में जब दौरे पर थे, पैर में चोट लगने के बावजूद आप लोगों के बीच में आए हैं, इसलिए हम आपका स्वागत करते हैं। आज देश का माहौल देखिए, आदरणीय राजनाथ सिंह जी के मंत्री बनने से पहले भारत सरकार का रक्षा बजट क्या था, आज 3 गुना बजट बढ़ा लिया माननीय राजनाथ सिंह जी ने, 3 गुना। आप और हम में से बहुत से साथियों ने कारगिल से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, जब हमारा फौजी बॉर्डर पर जाता था हमें 15 दिन लग जाते थे, लेकिन आज जिस प्रकार से रोड कनेक्टिविटी पहाड़ को चीर करके एक ऐसा 4 लेन रोड बना दिया, हम चाइना के सिपाहियों से पहले पहुंच जाते हैं। ऐसा माहौल पहले कभी नहीं देखा था किसी ने। एक ऐसे हथियार होते थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले गोली चलाओ तो चलती नहीं थी, हथियार ऐसे थे जो जिनको जंग लग चुकी थी, लेकिन माननीय राजनाथ सिंह जी ने ऐसे नए नए हथियार, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, आज दुनिया चकित है हिंदुस्तान के हथियारों को देखकर। इसलिए सबसे ज्यादा सुरक्षित देश को रखने के लिए जिस प्रकार से माननीय रक्षा मंत्री जी ने काम किया है, शायद दुनिया का ये पहला इतिहास होगा। और एक सोच है माननीय रक्षा मंत्री जी की कि हम इस देश को न केवल सुरक्षित रखें, बल्कि आने वाले समय में इस देश को एक विकसित भारत बनाने का जो सपना लिया है, उसमें मात्र 23 साल के अंदर अंदर हम भी सारी उन देशों से आगे निकल के दिखाएंगे। माननीय रक्षा मंत्री जी जब यहाँ पर 10 साल पहले मेरे लिए वोट के लिए आए टिकट दिलवाकर, क्या हालात थे भिवानी के। जब हम रोहतक से आते थे तो कलानौर के बाद सड़कें नहीं थी, जब हम जींद से आते तो सड़कें नहीं थी। इस पार्लियामेंट क्षेत्र में आज 7 नेशनल हाईवे, और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी जिसको कहने के लिए हम राष्ट्रीय पार्टी बोलते हैं, आज ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल तीनों में 162 सीटें, 162, और ये भाई कितने पे लड़ रहे हैं, 17 सीट 80 में से शायद उत्तर प्रदेश में, 8 सीट बिहार में, और वेस्ट बंगाल में तो 2 सीट देने की कहती थी ममता, ये 3 मांग रहे थे, वो 2 भी गई। कहाँ हुई ये पार्टी? ये पार्टी हरियाणा में भी केवल एक डिस्ट्रिक्ट की रहेगी, केवल रोहतक डिस्ट्रिक्ट की मानी जाती है। आज का ये चुनाव केवल भिवानी पार्लियामेंट की बात नहीं, जब रिजल्ट आएगा तो देख लेना पिछली बार की तरह 10 की 10 सीट आप लोग जीतोगे, 10 की 10 सीटें। आज आप महेंद्रगढ़ जिले में जाके देखिए, चारों विधानसभाओं में आपकी पहले से भी ज्यादा लीड है।
चारों की चारों विधानसभा में, और कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो केवल अपनी महेंद्रगढ़ विधानसभा को बचाने में लगा हुआ है। आने वाले 4 दिनों में आपको नजर नहीं आएंगे कांग्रेस के उम्मीदवार, वो केवल हाथ जोड़ रहा है कि मेरे महेंद्रगढ़ की सीट तो बचाओ। इसलिए आपकी जीत का आंकड़ा माननीय रक्षा मंत्री जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भिवानी जनता की तरफ से, यहाँ की जनता हमेशा आपके साथ थी और साथ रहेगी, और ये जीत का आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए आपका यहाँ आने पर पैर में चोट लगने के बावजूद भी आपने जो हमारे को प्यार दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी धर्मवीर सिंह जी का। और आइए इसी कड़ी में अब मैं जब माननीय हमारे रक्षा मंत्री जी को संबोधित करूं, उससे पहले एक बार मैं निवेदन करूंगा कि यहाँ पहुंचने पर हमारे माननीय रक्षा मंत्री ठाकुर राजनाथ सिंह जी का बड़ी माला के साथ में हमारे लोकसभा के प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह जी और आज इस रैली के संयोजक घनश्याम शराब जी, हमारे दोनों मंत्री माननीय वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल जी, बिशंबर जी, मुकेश गौड़ जी जिला अध्यक्ष और तमाम नेतागण उनका यहाँ पहुंचने पर स्वागत संबोधन कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से। और पूरे भारत का जो चुनावी पर्व है उसमें एक ये संदेश जाना चाहिए कि भिवानी की जनता ने अब की ठाना है और बहुमत से कमल को जिताना है। इसी कड़ी में मैं अब आगे निवेदन करना चाहूंगा आप सबसे, जब भी माननीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी भिवानी की धरा पे पहुंचे हैं, चाहे वो हमारे विधानसभा के प्रत्याशी और वर्तमान में आपके विधायक और पूर्व मंत्री भी रहे घनश्याम शराब जी, जो इस रैली के संयोजक, उनका चुनाव हो, या हमारे सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी का चुनाव हो, वो जब भी आप पहुंचे हैं उन्होंने इस सीट को प्रचंड मार्जिन से जिताने का काम किया है, आपको श्रेय जाता है। और मैं निवेदन करूंगा माननीय मीना परमार जी आपको आमंत्रित करें, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि माननीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी के पैर में चोट होने के कारण वो खड़े होकर के नहीं बोल सकते, तो एक उत्साह के साथ में हम उनका आमंत्रण करते हैं। भारत माता की वंदे वंदे। अब की बार अब मैं देश की सीमाओं की रक्षा जिनके नेतृत्व में बेहतरीन तरीके से हुई और आत्मनिर्भर भारत की सेना बनी और देश के वीर शहीदों के लिए जिन्होंने वीर ऐप लॉन्च किया ताकि उन परिवारों की मदद हो सके, वो आत्मनिर्भर बन सके, ऐसे देश के रक्षा मंत्री ठाकुर राजनाथ सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ कि आए और अपना संबोधन दें। ठाकुर राजनाथ सिंह। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। वाह, हमारे यहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान धर्मवीर सिंह जी, वित्त मंत्री हरियाणा श्री जयप्रकाश जी दलाल, मंत्री हरियाणा सरकार श्री बिशंबर सिंह जी, श्री घनश्याम शर्राफ जी विधायक, श्री शंकर धूपड़ जी लोकसभा संयोजक, श्री मुकेश जी गौड़ जिलाध्यक्ष भिवानी, श्रीमती किरण कलकल जिलाध्यक्ष चरखी दादरी, श्री भवानी प्रताप सिंह पूर्व अध्यक्ष नगर परिषद भिवानी, श्री शशि प्रमार पूर्व विधायक, ठाकुर विक्रम सिंह भिवानी, ठाकुर अजीत सिंह तंवर एडवोकेट, ठाकुर अजीत सिंह डीजीएम, श्रीमती मीना परमार, श्रीमती बबीता तंवर, श्री ओमवीर तंवर, श्री संजय तंवर, प्रधान सरपंच एसोसिएशन श्री अशोक कनौजिया, हर्षवर्धन, जिला महामंत्री श्री शिव कुमार पाराशर और इस मंच का संचालन कर रहे चंद्रपाल चौहान और पारस डालमिया। इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, आप सबसे मैं क्षमा चाहता हूं कि खड़े होकर देर तक इस समय मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि डॉक्टर्स ने सलाह दी है कि कम से कम 1 सप्ताह आराम करिए तभी पैर ठीक होगा। मैंने कहा इस समय आराम कहां हो पाएगा, तो मैंने सोचा है कि जब चुनाव समाप्त होगा तभी मैं 4-6 दिन आराम करूंगा, नहीं तो बराबर जनता के साथ संवाद स्थापित करता रहूं। बहनों भाइयों,
आप लोगों ने बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया है। आपने फूलों की हार पहनाकर मेरा स्वागत किया है, आपने तालियां बजाकर मेरा स्वागत किया है। और मैं मानता हूं कि भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज यदि मैं आया हूं तो केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धर्मवीर जी के लिए वोट मांगने नहीं आया। आज यदि मैं आया हूं तो अपने छोटे भाई के लिए वोट मांगने आया। बहनों भाइयों, धर्मवीर जी का हमारा बहुत ही पुराना रिश्ता है, जीवंत रिश्ता है। भारत की संसद में भी जब हम लोग मिलते हैं एक दूसरे से, लगता है कि हमारा कोई मिल रहा है। और आपने देखा होगा कि लगातार 2 बार यहां सांसद रहने के बाद कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे धर्मवीर जी के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। क्या ऐसा व्यक्ति चुनकर भारत की संसद में नहीं पहुंचना चाहिए? और इसलिए भी पहुंचना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया है, बीजेपी नेतृत्व की एनडीए को 400 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करनी है। बहनों भाइयों, भारत ही नहीं सारी दुनिया ने यह मान लिया है, तीसरी बार भी भारत में सरकार यदि किसी की बनने जा रही है तो मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सारी दुनिया में भारत का कद बढ़ा है मेरे बहनों भाई। पहले भी मैं विदेशों में जाता रहा हूं, यहां के रहने वाले लोग भी बड़ी संख्या में विदेशों में हैं। पहले हम लोग विदेशों में जाते थे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम विचार व्यक्त करते थे तो हमारी बातों को जिस गंभीरता पूर्वक सुना जाना चाहिए, दुनिया वाले नहीं सुनते थे। कहते थे भारत तो यह कमजोर भारत है, भारत तो यह गरीबों का भारत है। लेकिन आज आपको जानकर खुशी होगी, और जो आपके यहां के लोग विदेशों में होंगे वह भी आपको बतलाते होंगे कि आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। मेरे बहनों भाइयों, यह भारत की हैसियत बनी है। भारत के बारे में यह धारणा थी, भारत तो गरीबों का देश है, भारत एक कमजोर देश है। 75 वर्षों के आजादी का काल गुजर गया, लंबे समय तक यहां पर हुकूमत किसी एक राजनीतिक पार्टी ने की है तो कांग्रेस ने किया। 52 वर्षों तक अखंड हुकूमत कांग्रेस ने की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी कहा था कि मैं भारत की गरीबी को दूर करना चाहता हूं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा मैं भी गरीबी दूर करूंगी। राजीव गांधी जी भी कहते रहे मैं भी गरीबी दूर करूंगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी कहते रहे मैं भी गरीबी दूर करूंगा। बहनों भाइयों, भारत की गरीबी दूर नहीं हो पाई, समाप्त होने की बात तो अलग। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं ही नहीं कह रहा हूं, भारत की मानी जानी एजेंसियां, वित्तीय एजेंसियां, नीति आयोग और अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल फर्म्स इस बात का दावा कर रही हैं कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने करिश्मा किया है। 8 वर्षों के अंदर हम लोगों ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में कामयाबी हासिल की। और आज मैं यकीन दिलाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, ऐसे ही यदि हमको सरकार चलाने का मौका मिल गया, 15 वर्षों के अंदर भारत में गरीब नाम का कोई व्यक्ति शेष नहीं बचेगा। छोटी छोटी बातों की किस हद तक हमारी गवर्नमेंट ने चिंता की है। कोई कच्चे मकान में नहीं रहना चाहिए। पहली बार आजाद भारत के इतिहास में पक्के मकान, जिनके पास कच्चे थे पक्के मकान मुहैया करें।
कहा कि जिन घरों में नल के माध्यम से जल नहीं पहुंचता है वहां पर नल लगना चाहिए और नल से उसके घर में जल पहुंचना चाहिए। बहुत सारे देश में ऐसी माताओं बहनों को देखा है घर में पानी नहीं आता है। राजस्थान की हालत जाकर देखिए, दूर दराज जाकर घड़े पर घड़ा पानी का भरकर अपने घर वापस लौटती हैं, अपने घर की पानी की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। यह दर्द किसी भी प्रधानमंत्री के मन के अंदर पैदा नहीं हुआ। यह दर्द का एहसास यदि पहली बार किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया है और यह फैसला किया है भारत में एक घर शेष नहीं बचने पाएगा जहां की नल के माध्यम से जल न पहुंच जाए। बहनों भाइयों, ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, बहुत सारी योजनाएं हैं। मैं सारी योजनाओं की बहुत विस्तार में जाकर यहां पर चर्चा नहीं करना चाहता, आप लोग अच्छी तरह परिचित हैं। मैं एक याद दिलाना चाहता हूं, कोरोना का संकट इस 21वीं सदी का सबसे बड़ा संकट कोरोना का संकट था। बहनों भाइयों, दुनिया यह मानकर चल रही थी क्या होगा। कुछ लोग कहते थे आधी आबादी ही समाप्त हो जाएगी दुनिया से, और गरीब देशों के लिए तो कहा जा रहा था कहां से इस संकट से निपटने के लिए उनके पास संसाधन आएंगे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में कोरोना का वैक्सीन, कोरोना का टीका बनता नहीं था। हम लोगों की बैठक बुलाई प्रधानमंत्री ने, चटपट सुबह ही पहुंच गए वैज्ञानिकों के पास। उन्होंने कहा कि जितने भी धन की आवश्यकता होगी सारा धन मैं मुहैया कराऊंगा मेरे वैज्ञानिकों। आपकी योग्यता, आपकी क्षमता, आपकी प्रतिभा पर हमको भरोसा है। कोरोना का वैक्सीन जल्दी से जल्दी तैयार करो, जो भी आवश्यकता होगी मैं मुहैया कराऊंगा। और आपने देखा करिश्मा हो गया। जिस भारत में कोरोना का टीका बनता नहीं था, कोरोना का टीका बन गया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यहां भी जितने लोग बैठे हैं, कम से कम 2 डोज कोरोना का जरूर लगा होगा, कुछ लोगों को 3 डोज भी लगा होगा। और केवल भारत में ही कोरोना का टीका नहीं लगा था, बल्कि विश्व के 100 देशों को कोरोना का टीका मुहैया कराया है तो भारत ने कराया है। मेरे बहनों भाइयों, यह है भारत की ताकत। सारी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी थी, कामकाज बंद करके दूर दराज शहरों से पैदल लोग चल पड़े थे अपने घरों के लिए। इंसान की जिंदगी उसके लिए सबसे बड़ी प्यारी चीज होती है। संकट था, क्या खाएंगे, कमाई बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई। उसी समय प्रधानमंत्री ने फैसला किया कि हर घर में 5 किलो मुफ्त राशन मुहैया कराया जाएगा। और बहनों भाइयों, मुफ्त राशन अब भी चल रहा है और आगे 5 साल तक मुफ्त राशन आपको मिलता ही रहेगा। मैं भी गांव का रहने वाला हूं, मैं कोई विदेशी नहीं हूं। ईमानदारी की बात है कि घर में यदि 5 मेंबर हैं तो 5 के 5 मेंबर 5-5 किलो लेते हैं। ये सही बात है कि नहीं? सही बात है तो बतला दीजिए। और कुछ परिवारों में तो मैंने ऐसा देखा है, देखिए जिनके यहां पैदावार बहुत अच्छी होती है उनकी बात मैं नहीं कर रहा। कुछ परिवारों को तो ऐसा मैंने देखा कि घर में 4 लोग 5-5 किलो ले रहे हैं, बच जाता है तो कहते हैं क्या होगा, दुकान पर जाकर बेच देते हैं। यह स्थिति भारत की बनी है कि आज हम यह मुहैया कराने की स्थिति में है, इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। एक से एक चुनौतियां आई हैं और आप पता लगा लीजिएगा, भारत ही नहीं दुनिया के अर्थशास्त्रियों के माध्यम से, यदि आपके घर के लोग विदेशों में होंगे, 2004 से लेकर 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे। उस समय 2004 में धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में हमारा यह भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर 2004 में था। 10 साल तक कांग्रेस ने हुकूमत चलाई। उसके बाद भी 2014 में भी भारत 11वें का 11वें स्थान पर बना रहा। मोदी जी ने करिश्मा किया है बहनों भाइयों। 8 वर्षों के अंदर ही हमारा यह भारत धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में जो 11वें स्थान पर खड़ा था,
वह जंप लेकर आज 5वें स्थान पर पहुंच गया है। सारी दुनिया यह मानती है, सारी दुनिया यह मानती है कि भारत आज जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था दुनिया किसी देश की है तो हमारे और आपके देश भारत की है। 2027 प्रारंभ होते होते भारत अर्थव्यवस्था यानी धन दौलत के मामले में दुनिया के 3 देशों में आकर खड़ा हो जाएगा। एक अमेरिका होगा, दूसरा चीन होगा और उसके बाद कोई देश होगा बहनों भाइयों तो हमारा भारत। भारत केवल धन दौलत के मामले में तीसरे स्थान पर चला जाए, इतने में हमारी संतुष्टि नहीं है। धन दौलत के मामले में तो विश्व का सबसे अग्रणी देश हम भारत को बनाना चाहते हैं। लेकिन असत्य नहीं बोलूंगा, इसमें समय लगेगा। 2047 तक हमारा भारत विकसित भारत बन जाएगा, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया का सबसे धनवान देश बनने में ऐसे ही यदि भारत आगे बढ़ता रहा 2070 तक भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। हमसे यदि रक्षा मंत्री होने के नाते कोई पूछे आप भारत को बनाना क्या चाहते हैं, मैं यह कहूंगा कि मैं तो भारत को विश्व की महाशक्ति बनाना चाहते हैं। लोग यह कहेंगे भारत को आप विश्व की महाशक्ति बनाना चाहते हैं, इसका मतलब क्या आप दुनिया के दूसरे देशों पर कब्जा करना चाहते हैं? क्या आप सारी दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं? क्या आप सारी दुनिया पर हुकूमत करना चाहते हैं? बहनों भाइयों, हम विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं। दुनिया पर हुकूमत करने के लिए विश्व की महाशक्ति नहीं बनना चाहते हैं, बल्कि विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं। विश्व के कल्याण के लिए हम विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं। हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने केवल भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि विश्व की धरा पर रहने वाले सारे लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दुनिया के किसी देश की धरती से गया है तो भारत देश की धरती से गया है। मेरे बहन भाई, पूरे विश्व को ही हम लोगों ने परिवार माना है। ऐसा है हमारा भारत। और जानते हैं, पाकिस्तान के एक सांसद हैं, नाम भी बतला देता हूं, नेट पर जाइएगा देख लीजिए। वहां के एक सांसद फजलुर रहमान साहब ने कहा है संसद में बोलते हुए, पाकिस्तान की संसद में बोलते हुए, कहा बताइए भारत और पाकिस्तान दोनों अस्तित्व में एक ही साथ है। अरे जब विभाजन हुआ भारत आज इतने आगे बढ़ गया, तो उन्होंने यह जो वाक्य वहां की पाकिस्तान की संसद में बोला है, कहा है फजलुर रहमान साहब ने कि भारत विश्व की महाशक्ति बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी बर्बादी को बचाने के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है। यह मैंने नहीं कहा है, यह पाकिस्तान के सांसद ने कहा है, संसद। और आज हमारे राहुल जी, क्या हो गया इनको? बहनों भाइयों, पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री फवाद हुसैन ने कहा उरी और पुलवामा का जो घटना हुई थी, आतंकवादी घटना, वो पाकिस्तान सरकार ने कराया। वो मंत्री थे पाकिस्तान के, सच्चाई को स्वीकार किया। और जिस व्यक्ति ने यह कहा है, उसने कहा है, राहुल गांधी की तारीफ की है। अंग्रेजी में उन्होंने कहा राहुल ऑन फायर। माने राहुल की प्रशंसा पाकिस्तान में हो रही है। बहनों भाइयों, यदि राहुल गांधी की जगह में होता, पाकिस्तान यदि ऐसा कुछ बोलता कि पाकिस्तान की सरकार ने भारत में आतंकवादियों को भेजा था और हमारी तारीफ करता, तो बहनों भाइयों, ऐसी तारीफ को मैं ठोकर मार देता, उसको मैं नकार देता। राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती। चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाकुल्लाह खान, यही स्वाभिमान की भावना थी।
भारत माता के पैरों में पड़ी दास्ता की बेड़ियों को काटने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। अशफाकुल्लाह खां 21 साल की जवानी थी। मां कहती थी बेटा जवान हो गया है, शादी कर ले, बहू ला, बूढ़ी हो गई हूं, मेरी देखभाल करेगी। लेकिन अशफाकुल्लाह के दिल में तो आजादी हासिल करने की दीवानगी थी। मुस्कुराकर मां के आग्रह को टाल देता था। लेकिन जब अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में फांसी की सजा हुई, फांसी के तख्त पर ले जाया गया, तो मजिस्ट्रेट ने पूछा कि बोलो अशफाकुल्लाह, तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है? अरे जो तुम्हारी अंतिम मुराद होगी, यह संदेश तुम्हारी मां तक पहुंचा दिया जाएगा। बहादुर राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी उस समय उन्होंने कहा था अशफाकुल्लाह खां ने, ऐ मजिस्ट्रेट, जाकर मेरी मां तक यह संदेश पहुंचा दे, तुम्हारा बेटा तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है। मजिस्ट्रेट ने पूछा तुम्हारी मां की मुराद क्या थी? तो उसने बताया मेरी मां की मुराद थी कि अशफाकुल्लाह शादी कर ले। कहे कहां है वह लड़की जिसके साथ तुम शादी करने जा रहे हो? कहा मजिस्ट्रेट क्या तुझे दिखाई नहीं देता है? मेरी आंखों के सामने जो यह फांसी का फंदा है, यही वह हमारी महबूबा है जिसे आज मैं अपने गले से लगाने जा रहा हूं, जिसके साथ मैं शादी रचाने जा रहा हूं। इसी स्वाभिमान की भावना से चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, तब जाकर भारत आजाद हुआ। हमारे राहुल गांधी को लगता है कि स्वाभिमान नाम की चीज ही नहीं बची है। पाकिस्तान उनकी तारीफ कर रहा है, पाकिस्तान आतंकवादी भेजता है और वहां से तारीफ हो रही है। उरी और पुलवामा में पाकिस्तान से आकर आतंकवादियों ने रात को सोए हुए हमारे जवानों पर हमला किया। यहां पर बहुत सारे हमारे सेना के जवान हैं, बहादुर लोग हैं, आज भी पूर्व सैनिक भाई भी हैं हमारे। और भारत की सीमाओं की सुरक्षा भी अपने शौर्य और पराक्रम से वह कर रहे हैं। पूछ लेना आप। लेकिन उसके बाद फैसला किया हमारी सरकार ने, जो कुछ भी हुआ आपको जानकारी है। संदेश सारे विश्व को चला गया कि भारत अब कमजोर भारत नहीं है, भारत अब ताकतवर भारत बन गया है। जरूरत पड़ी तो हम सीमा के इस पार भी मार सकते हैं, जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह भारत के पास ताकत करके हम लोगों ने दिखाया है। मेरे बहनों भाई, पूर्व सैनिकों का जहां तक सवाल है, ये कितना धोखा दिया है इन्होंने हमारे पूर्व सैनिकों। बराबर 40 साल से या 35 साल से इन लोगों की मांग थी 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया जाना चाहिए। ये करते क्या थे, कुछ वर्षों से बजट में 500 रुपए का प्रोविजन कर देते थे और कहते थे ओआरओपी हम लागू करेंगे। बताइए, पहली बार ओआरओपी किसी सरकार ने लागू किया है बहनों भाइयों, तो हम लोगों की सरकार ने लागू किया। यह हमने अपने सैनिकों के ऊपर एहसान नहीं किया, यह मानते हैं हमारा फर्ज था, उस फर्ज को हमने पूरा किया। अजीबोगरीब हालात इन लोगों ने पैदा कर दिए। एक पार्टी है आम आदमी पार्टी, नाम सुना है आम आदमी पार्टी का कि नहीं आप लोगों ने? यहां पर भी एक सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बहनों भाइयों, जिस समय कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चल रहा था अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में, तो उस समय अन्ना हजारे ने कहा था, अरे बेटा केजरीवाल ध्यान रखना, अब हमारे आंदोलन को कामयाबी मिल गई है, कोई राजनीतिक पार्टी मत बचाना, नहीं तो हमारे आंदोलन की पवित्रता समाप्त हो जाएगी, उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। अन्ना हजारे की भी बात नहीं मानी इन्होंने, अपने गुरु की बात नहीं मानी और एक नई राजनीतिक पार्टी बना ली। और जब पार्टी बना ली तो दिल्ली की जनता को यह आश्वासन देते थे, भरोसा रखना हमारी सरकार बन जाएगी, मुख्यमंत्री यदि मैं बनूंगा तो कभी भी सरकारी बंगले में नहीं रहूंगा। और बहनों भाइयों, ऐसा शीश महल बनवाया है कि मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास भी वैसा मुख्यमंत्री आवास नहीं होगा जो इनके पास है।
बराबर जनता की आंखों में धूल झोंक कर इन लोगों ने राजनीति की है। और उसी शीश महल में, मुख्यमंत्री आवास में दिल्ली में, एक आम आदमी पार्टी की सांसद उसके ऊपर घूसे चलाए जा रहे हैं, महिला के ऊपर पीटा जा रहा है, बाल खींचा जा रहा है और उनका निजी सचिव मार रहा है, और उसके बाद भी जेल से छूट कर आए हैं, पहली तारीख को फिर से जाने वाले। एक लफ्ज भी उन्होंने नहीं कहा, उस महिला के सहानुभूति में एक शब्द भी नहीं कहा। ये राजनीति करेंगे लोग। बहनों भाइयों, जो व्यक्ति अथवा जो राजनीतिक पार्टी माताओं बहनों बेटियों का सम्मान नहीं कर सकती, मैं समझता हूं वैसी राजनीतिक पार्टी देश में राजनीति करने लायक नहीं है। हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने भी कहा है कि यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते तत्र देवा रमन्ते। अनाप शनाप जो मन में आता है सारी बातें बोलते हैं। अरे आप प्रश्न का उत्तर तो एक लफ्ज नहीं बोला है, आपके घर में पिटाई हो रही है और जनता के सामने जाकर वोट मांग रहे हैं, सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। बहनों भाइयों, नेता ऐसा होना चाहिए जो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति न करे, बल्कि जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करे। मैं तो अपने प्रेस के दोस्तों से भी कहता हूं, हमारी कोई बात गलत हो अखबार के पन्नों पर लिख देंगे, हमारी गलती होगी तो मैं शीश झुकाकर मैं स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि जनता की आंखों में मैं धूल झोंक कर जीवन में न राजनीति की है न कभी करूंगा। ये लोग कहां देश को ले जाना चाहते हैं? माने आप आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया, आज उसी के साथ गठबंधन कर लिया। कैसे चलेगा यह चरित्र? बहनों भाइयों, फैसला आपके हाथों में है। भारत तो तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। कभी कहते हैं अरे मोदी जी तो दूसरों के लिए वोट मांगते हैं, प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। जब इस बात की जानकारी मिली तो मैंने कह दिया, सुन लो, मोदी जी 2024 में भी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, 2029 में भी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। झूठ बोलते हैं मेरे बहनों भाइयों, कहते हैं आएंगे ओबीसी का और साथ ही साथ अनुसूचित वर्ग का आरक्षण समाप्त कर देंगे। कैसे समाप्त कर देंगे? पिछड़े वर्ग के आरक्षण को संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक मान्यता यदि किसी ने दी है तो हमारी सरकार ने दी है। ये कहते हैं हम धर्म के आधार पर आरक्षण करेंगे। इन्होंने, मैं याद दिलाना चाहता हूं, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 1985 में धर्म के आधार पर आरक्षण किया था, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन है ही नहीं। आप कैसे करोगे? मुस्लिम भाइयों के भी आंखों में धूल झोंक रहे हैं और वो भी नहीं समझ पा रहे हैं हकीकत को। अजीबोगरीब हालात इन लोगों ने पैदा कर रखी है। बहनों भाइयों, राजनीति इस तरीके से नहीं की जाती। राजनीति सच बोलकर ही की जा सकती है, झूठ बोलकर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती। यह कहते हैं क्या यदि मोदी को 400 से ज्यादा सीट मिल गई तो भारत में लोकतंत्र का गला घोंट देंगे। अरे कांग्रेस के दोस्तों, इमरजेंसी 75 की हम भूल नहीं सकते। इंदिरा जी चुनाव हार गई थी,
पिटीशन भी हाई कोर्ट में हार गई। लोकतंत्र का इतना सम्मान उन्होंने नहीं किया, बल्कि इमरजेंसी सारे देश पे लगा दी। लाखों लाख की संख्या में नेताओं को उठाकर जेल के शिक्षकों के पीछे डाल दिया। बहनों भाइयों, हमारी उम्र भी 24 साल की थी। मैं 2.5 महीने तन्हाई में रहा हूं, सॉलिटरी सेल में रहा हूं, तन्हाई में रहा 24 साल की उम्र में। और उसके बाद उठाकर सेंट्रल जेल नैनी ट्रांसफर कर दिया गया था। 16 महीने वहां रहा। ये लोग जुल्म और अत्याचार की बात करते हैं। लोकतंत्र का गला इन लोगों ने घोटा है। कहते हैं संविधान बदल देंगे। संविधान निर्माताओं ने यह कहा था, संविधान में छोटा मोटा संशोधन करना हो तो आप संशोधन कर सकते हो जो जनता के हित में हो, लेकिन ध्यान रखना, संविधान की जो आत्मा होती है, प्रियम्बल जिसे प्रस्तावना कहते हैं, उसमें किसी भी सूरत में संशोधन नहीं होना चाहिए। यह संविधान निर्माताओं की उत्कट इच्छा थी, सर्वसम्मत यह फैसला था। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र का गला घोटकर, बहनों भाइयों, भारत के संविधान की प्रस्तावना को भी बदल दिया, प्रियम्बल को ही बदल दिया। ये कहते हैं कि मोदी जी आएंगे तो तानाशाही भारत में आ जाएगी। क्या क्या जुल्म इन लोगों ने नहीं किया। बहनों भाइयों, ज्यादा कुछ नहीं कहना है। देश इस समय आगे बढ़ रहा है। थोड़ा सा केवल आप अपनी कानी उंगली लगा दीजिए, भारत विश्व का सबसे धनवान देश बनकर रहेगा। भारत विश्व का सबसे ताकतवर देश बनकर रहेगा। मैं तो कहता हूं कि इसमें प्रत्याशी मत देखो, आप यह देखो केंद्र में सरकार जो 10 वर्षों से काम कर रही है, फिर से वह सरकार कैसे आएगी। हमारे अंदर होगा, धर्मवीर भाई के अंदर होगा, कुछ ना कुछ हो सकता है हमारी तरफ से गलती हो गई, लेकिन उसके लिए देश को सजा नहीं दी जानी चाहिए। मेरे बहनों भाई, देश को सजा नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं, इस बार को जमकर वोट दीजिए। जमकर वोट मत दीजिए, देना है तो झूम कर वोट दीजिए। पूरे परिवार सहित वोट दीजिए। और एक बात हम लोग बहुत पहले कहते थे, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। हम लोग कहते थे, भैया समझ लो, देश में लक्ष्मी जी तभी आएंगी जब भारतीय जनता पार्टी जीते। तो कोई हम लोगों की बात मानता ही नहीं था। कांग्रेस के लोग कहते थे ये भाजपा वाले झूठ बोलते हैं। हम लोगों ने बहुत सोच समझकर अपना चुनाव चिन्ह कमल का फूल रखा। सोच विचार कराकर, क्योंकि हम लोग जानते थे लक्ष्मी जी जब भी आती हैं, आपने कहीं देखा होगा लक्ष्मी जी का चिन्ह, तो लक्ष्मी जी को कभी हाथ हिलाते हुए नहीं देखा होगा। लक्ष्मी जी को कहीं झाड़ू लगाते हुए नहीं देखा होगा कि झाड़ू लगाते हुए किसी घर में प्रवेश कर रहे। लक्ष्मी जी को हाथी पर भी बैठ के आते नहीं देखा होगा आपने। बहनों भाइयों, लक्ष्मी जी घर में आती हैं, कमल के फूल पर ही बैठकर लक्ष्मी जी आती हैं, बैठकर भी आती हैं और हाथ में कमल का फूल भी लेकर आती हैं। जो हम लोगों ने कहा था, देखिए वो बात सही हो रही। भारत की गरीबी शिले समाप्त हो रही थी। मुझे लगता है लक्ष्मी जी प्रतीक्षा कर रहे थे कमल वालों की सरकार कब बनेगी, तब मैं चलूंगी। बहनों भाइयों, सारा रिकॉर्ड इस बार तोड़ दीजिए हमारे धर्मवीर जी के लिए। टूट जाएगा। पिछली बार कितने जीते थे? 4,44,000। इस बार 5.5 मार दीजिए ना, मार दीजिए 5.5। अरे इतने वोट से तो मैं नहीं जीता था जितने वोट से जीते। कितने % पोल हुआ था? बताइए। इसका मतलब कि इनकी सज्जनता, इनकी सक्रियता, इनकी शराफत
और आप तो लगातार 10 साल से अपनी मुहर लगाते चले आ रहे हैं बहनों भाइयों, इस बार भी लगा दीजिए। अच्छा, कहां रणजीत हैं? हिसाब से रणजीत से लड़ते हैं। हाँ, नहीं ठीक है, तो चलें कि न चलें? अरे आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, बैठे रहे हैं, हम चलें कि न चलें? ये बात आप देखिए, या नारी शक्ति बोल रही है। और मेरे माताओं बहनों बेटियों सुन लो, यह जो इसके बाद का जो चुनाव होगा ना, विधानसभा और लोकसभा दोनों में 33% का आरक्षण माताओं बहनों और बेटियों को होगा। 33%। अब 6 महीने के बाद फिर हरियाणा का चुनाव आ जाएगा। हम लोग ये बंद करना चाहते हैं। इस बार चुनावी घोषणा पत्र में तय कर लिया हम लोगों ने, इस देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। लोकसभा और विधानसभा सब एक साथ होने चाहिए। और आप देखिएगा इसी 5 वर्ष के अंदर वह दिन भी देखने को मिलेगा, रोज रोज विधानसभा लोकसभा चुनाव नहीं है। बहनों भाइयों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं पुनः शीश झुकाकर आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सबको बहुत बहुत सम्मान करेंगे। मैं आमंत्रित करूंगा सम्मानित चिन्ह के लिए आज की इसकी रैली के संयोजक माननीय आपके विधायक आपके चहेते घनश्याम शराफ जी से और लोकसभा के प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह, जिला के अध्यक्ष भाई मुकेश गौड़ जी, और इस रैली के संयोजक होने के नाते मैं आज की इस रैली के लिए जो இங்க என்ன யோசிக்கிறேன், எப்படி எடுக்கிறதுன்னு யோசிக்கிறேன். இப்படி எடுத்தா போச்சு.